डेफिनेटली आई विल टेक पॉलिटी क्लास। और थोड़ा सा इशू भी है, टेक्निकल टीम में भी नहीं, तो थोड़ा सा इशू ही है। सॉरी। ओके सो आप मुझे सुन पा रहे हैं ना सब लोग? कोई किसी को कोई इशू तो नहीं है? स्लाइड दिख रही है आपको? नहीं दिख रही हो तो अपना मोबाइल को रिफ्रेश Yes, sir. कीजिए। Yes, sir. दिख रही है. Okay, fine, great. So guys, now we are going to talk about the 11th class NCERT, that is Indian Economic Development. It is one of the most important NCERTs for the economics. Sir, अगर ये आपने नहीं पढ़ी है तो फिर आपको आंसर लिखने में बड़ी दिक्कत आएगी. So I would like to recommend all of you, please read this NCERT. This is one of the most important NCERT. 11th class NCERT है. ये एक्चुअली आपका बेसिक है उसको स्ट्रॉन्ग करेगी, राइट? so that you will be in a position to write good answer. ठीक है, तो आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले अपन ने 9th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी थी, सॉरी 10th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी थी। आई होप 5 चैप्टर थे उसमें, एकदम बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। अब 11 की पढ़ रहे हैं, ठीक है, फिर 12 की भी पढ़ेंगे बाद में। तो मैं आपसे सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपको इकोनॉमी थोड़ी सी लगती है कि समझ में नहीं आती तो आप 9th क्लास की एनसीईआरटी प्लीज़ पढ़िए, प्लीज़ पढ़िए। और 10th क्लास की एनसीईआरटी अपन ने पढ़ ली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारी चीज़ आपको समझ में आ गई या फिर सब कुछ एकदम क्लियर है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू फ्रॉम माई बॉटम द हार्ट, प्लीज़ प्लीज़ आप इसको रिवाइज कीजिए, रीड कीजिए सर। जितनी बार आप रीड करोगे ना उतनी बार आप कुछ नया सीखोगे, नया इंडिया, न्यू भारत। सो आई रिक्वेस्ट स्ट्रांगली ऑल ऑफ यू, प्लीज़ रीड। हाँ, चलिए, without wasting our time, let's get started. Let me check everything is fine. Okay, great, everything is fine. So in this chapter, we are going to talk about the Indian economy on the eve of the independence. जब हमको आज़ादी मिली 1947, तो उस समय हमारे देश की स्थिति क्या थी, हमारे देश की इकोनॉमी कैसी थी, राइट? सो हम उसकी बात करेंगे। तो दिस द कंटेंट, ये कंटेंट, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, फिर इसके बारे में बात करेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हुआ इकोनॉमिक रूल के अंदर वो किस तरह का था, राइट? वेदर इट वाज बेनिफिशियल फॉर इंडियन पीपल और नॉट। फिर इसके बाद में 3 सेक्टर के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में अपन 10th क्लास की एनसीईआरटी में बात कर चुके हैं। कौन से? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, राइट? प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर वाला, ठीक, सॉरी ये वाला एग्रीकल्चर वाला, एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर दैट इज सेकेंडरी, एंड टर्शियरी सेक्टर के बाद सर्विस के बात करनी, चुकी इंफॉर्मेशन नहीं है। हम ट्रेड के बारे में बात करेंगे और उस समय की जो जनता थी, लोग थे, वो किस तरह से थे, जनसंख्या, राइट है। और लास्ट में थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति उसमें क्या थी। सो आने वाले 40-45 मिनट में हम ये चीज़ें कवर करने वाले हैं। सो इफ यू विल लिसन केयरफुली देन यू विल बी इन पोजिशन टू अंडरस्टैंड द बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी सो दैट यू कैन अप्लाई इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर्स। ओके, सो दोस्तों, अपन पहली बात तो ये कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं कि इस बुक का जो बेसिक उद्देश्य है वो ये है कि आप इंडियन जो इकोनॉमी है, ठीक है सर, इंडियन इकोनॉमी है, उसके कुछ बेसिक फीचर्स को आप समझें, बेसिक फीचर्स को, और उसका डेवलपमेंट किस तरह से हुआ, ठीक है, इसके बारे में यदि अपने को समझना है देन वी हैव टू रीड दिस एनसीईआरटी, राइट है। सो दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि यदि आप फ्यूचर को जानना चाहते हो, ठीक है, और अभी आप प्रेजेंट में हो, सो यू नीड टू स्टडी ऑफ योर पास्ट। भूतकाल के बारे में जानना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि आप भविष्य को बनाना चाहते हैं। सो यू आर इन द प्रेजेंट टाइम, सो यू नीड टू स्टडी द पास्ट। सो इन द इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट आई वुड से दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड और वी नीड टू रीड द इंडियन हिस्ट्री। कब की हिस्ट्री करने की आवश्यकता है? बिफोर द इंडिपेंडेंस, कि पास्ट, भूतकाल में हमारी इंडियन इकोनॉमी किस तरह से थी, या फिर ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस 1947 के पहले, ठीक है, ताकि हम प्रेजेंट आज की जो इकोनॉमी है सर, ये आज के 2 दिन पहले ही ये इंडियन इकोनॉमी इमर्ज होकर नहीं आई सर। इट टुक लॉट ऑफ मोर देन 71 or 72 years. What we have is the is the result of effort done by our political political and social एक्टिविस्ट और लीडर्स वगैरह, उनके द्वारा जो आज स्थिति में है। तो सिमिलरली अगर अपन 1947 की पहले की बात करें तो उस समय कंडीशन क्या थी, और 1947
1947 के समय कंडीशन क्या थी? सो इन ऑर्डर टू हैव अ गुड फ्यूचर और इन ऑर्डर टू हैव अ गुड इकोनॉमिक पॉलिसी सर, गुड इकोनॉमिक अगर पॉलिसी, गुड इकोनॉमिक पॉलिसी अगर अपने पास, ठीक है सर, देन वी कैन टॉक अबाउट द डेवलपमेंट के बारे में बात कर सकते हैं सर, ग्रोथ के बारे में बात कर सकते हैं, हम जीडीपी के बारे में बात कर सकते हैं। और जितनी बड़ी जीडीपी मतलब उतना बड़ा केक, और उतना बड़ा क्या है, इसका मतलब क्या है सर, उतने अधिक लोगों को आप खिला सकते हो बर्थडे सेलिब्रेशन में। दैट मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू माय डियर फ्रेंड कि आपकी जीडीपी जितनी बड़ी होगी, आपकी इन द सेंस इंडियन इकोनॉमी की जीडीपी जो है अपनी अगर बड़ी होगी, इसका मतलब ये है कि हम अधिक से अधिक लोगों को बेसिक सर्विसेज और बेसिक नीड्स होती है, हेल्थ, एजुकेशन, शिक्षा वगैरह सारी चीज हम दे पाएंगे, इजंट इट? सो हम इस में ही समझने की कोशिश करेंगे आने वाले कुछ स्लाइड्स में। वी विल अंडरस्टैंड दिस सेक्टर्स। सो दोस्तों, आपको पता है कि अपने को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, लेकिन ठीक है, तो इसके पहले लगभग लगभग 150 साल, और कहा जाता है कि 200 साल तक ब्रिटिशर्स का राज हुआ करता था, isn't it? सो ब्रिटिशर्स बेसिकली उनका सोल पर्पस क्या था सर? उनका सोल पर्पस ये था सर कि हम जितना इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट कर सकें, शोषित कर सकें, उतना करो, और यहाँ से रॉ मटेरियल, ठीक है सर, रॉ मटेरियल जितना हो सके इंडिया से ले जाओ। कहाँ पे ले जाओ सर? यूके में या फिर इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम में। सो their main purpose was to exploit the Indian economy, not to develop the economy. They wanted to develop their own home country's economy, that is England or UK, United Kingdom, Britain, Great Britain की इकोनॉमी को वो क्या करना चाहते थे सर? डेवलप करना चाहते थे, isn't it? सो हमारी कंट्री उस समय सिर्फ एक सप्लायर, रॉ मटेरियल का एक सप्लायर की तरह काम करती थी उनके लिए, isn't it? So ये ओके, तो नो, मुस्लिम मुस्लिम नहीं सर, मुस्लिम एक कम्युनिटी होती है ना, इंडियन मुस्लिम वगैरह। सो मुस्लिम के बारे में बात कर रहा हूँ। एक टाइप है किसका? कॉटन टेक्सटाइल का सर। ये बहुत ही शानदार एक फाइन क्वालिटी का सर कॉटन हुआ करता था। पर्टिकुलरली जो कि डेक्कन, जो अपन बोलते हैं डेक्का, ढाका, जो कि आज बांग्लादेश की कैपिटल है, राइट है। पहले अपने इंडिया का पार्ट हुआ करता था, आपको पता है 1971 के पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, आज बांग्लादेश है। उसके पहले 1947 के आसपास, पता है ये सब पार्ट हुआ करता था। ये अपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा पढ़ लीजिएगा। खैर, कमिंग टू द पॉइंट कि ये चीज़ होती कहाँ पे पाई जाती है सर? ये जो ढक्कन है या फिर ढाका है, उसके आसपास के एरिया में पाई जाती है ये मुस्लिम टाइप की कॉटन की एक फाइन क्वालिटी की टाइप है, जो कि बहुत ही फाइन होती है, जो कि यानी जो रॉयल फैमिली वगैरह वो यूज़ किया करते थे। और इसको कहा भी जाता था कि मलमल कपड़ा है या फिर फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन है। सो ये वाली कंडीशन थी कब सर? ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस। सो व्हाट आई कैन टेल यू माय डियर फ्रेंड कि देखिए सर, हमारे पास सिर्फ छुटकी मुटकी कंपनी थी, छुटकी मुटकी रॉ मटेरियल टाइप की थी। वी डिडंट हैव कैपिटल टाइप ऑफ इंडस्ट्री एट दैट टाइम माय डियर फ्रेंड, राइट है। लेकिन ये कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है सर, तो प्लीज़ इसको रिमेंबर कि वैसे अब ये मुस्लिम टाइप का कॉटन कहाँ पे पाया जाता है? तो अभी बंगाल का जो एरिया है, वेस्ट बंगाल वाला। सो प्लीज़ रिमेंबर, ये आ जाता है कभी कभी, सो दैट यू कैन राइट, यू कैन मार्क द राइट आंसर। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं भारत की इकोनॉमी, तो दोस्तों ब्रिटिशर्स आए तो उसके पहले सर हमारी एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी। वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्री। सो व्हाट वी कैन से सर, वी वर दी सेल्फ रिलायंट कंट्री, जो आज बोले ना आत्मनिर्भर भारत। सर हम सेंचुरी एगो ही आत्मनिर्भर भारत थे, बट आफ्टर कमिंग टू द foreigners, they exploited our Indian economy, isn't it? So अब हम पर्टिकुलरली बात करना चाहते हैं कि भाई साहब, चलिए अच्छी बात है कि हम एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थे, लेकिन जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए
उस समय एग्रीकल्चर की या फिर हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी। दोस्तों अगर अपन एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर उस समय का सर मेन लाइवलीहुड था लोगों के लिए। अधिकतर लोग थे वो किसके ऊपर डिपेंडेंट थे सर, एग्रीकल्चर के ऊपर, ठीक है। और टू दी पर्टिकुलरली अगर अपन बात करें तो हैंडीक्राफ्ट वगैरह जो इंडस्ट्री वगैरह छोटी इंडस्ट्री वगैरह हुआ करती है, उनमें अधिकतर लोग एम्प्लॉयड थे, जैसे कि कॉटन वगैरह, सिल्क वगैरह है, चिकी टेक्सटाइल है, मेटल है, प्रीसियस स्टोन वगैरह, वर्क वगैरह है। सो इसमें छोटी छोटी इंडस्ट्री होती है, इसमें लोग एम्प्लॉयड हुआ करते थे, वहाँ पे जॉब किया करते थे, काम वाम किया करते थे। सो इस पूरी स्लाइड से अपन क्या रेफरेंस निकाल सकते हैं या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सर अपनी इकोनॉमी इंडिपेंडेंट थी, लेकिन ब्रिटिशर्स वगैरह आए, उन्होंने खतरनाक तरीके से एक्सप्लॉइटेशन किया, फिर डिपेंडेंट इकोनॉमी बना दी। किसके ऊपर डिपेंडेंट, नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, ब्रिटिशर्स के ऊपर, ठीक है सर। और अधिक और कुछ लोग थे वो जो हैंडीक्राफ्ट वगैरह होती है, इंडस्ट्री वगैरह होती है, ठीक है, अच्छा अच्छी क्या बोलते हैं, कलाकृति इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, उनमें कुछ लोग एम्प्लॉयड थे, लेकिन इनसे काम चलने वाला नहीं था, तो समझते थे। तो दोस्तों अब क्या होता है कि जो एक तो होता है रॉ मटेरियल, ठीक है दोस्तों। रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है, ये बात आप समझिए पहले। रॉ मटेरियल्स मतलब ये सर कि आपको एक बहुत बड़ी गुड्स एंड सर्विसेज अगर बनाना है, ठीक है, जिससे मैं अगर बोल दूँ कॉटन, ठीक है। सो कॉटन क्या है सर, एक रॉ मटेरियल फॉर व्हाट, अगर शर्ट बनाना है, ठीक है, एक अगर शर्ट बनाना है तो कॉटन किसकी तरह काम करेगा सर, रॉ मटेरियल की तरह। सो व्हाट वाज हैपनिंग एट दैट टाइम, द ब्रिटिशर्स वाज एक्चुअली taking out cotton from India to the England as a raw material, and they used to make shirt or final goods। final goods का मतलब पता है ना सर, फाइनल गुड्स का मतलब क्या होता है, इसके बाद इसका कंज्यूमर यूज करेगा डायरेक्ट, जैसे शर्ट बन गया तो शर्ट का क्या होगा, डायरेक्ट यूज होगा। अब डबल से उसके ऊपर कोई भी प्रोसीजर वगैरह नहीं होगी, इजंट इट। बिस्किट बन गया तो बिस्किट क्या क्या डायरेक्ट आप यूज करेंगे अपन, ये तो ऐसा तो नहीं गेहूं बना फिर इसके बाद में उसको गेहूं के बाद आटा बनेगा, तो एक प्रोसीजर होती है, ये फाइनल गुड्स नहीं होती। फाइनल गुड्स कब होती है, जब बिस्किट बन जाता है। तो सिमिलरली कॉटन से फिर शर्ट बनती है, तो ये फाइनल गुड्स हो जाता है। तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो सर, ट्रांसफॉर्मेशन इन द सेंस कि भाई साहब हम पहले इंडिपेंडेंट इकोनॉमी था, ये इकोनॉमी, फिर इसके बाद में क्या हुआ सर, हम एक रॉ मटेरियल सप्लायर की तरह बन गए थे, ठीक है। रॉ मटेरियल प्लस हम एक मार्केट बन के रह गए थे, किसके लिए, फिनिश्ड गुड्स। और ये फिनिश्ड गुड्स कहाँ से आती थी सर, फिनिश्ड गुड मतलब फाइनल प्रोडक्ट जो होता था वो कहाँ से आती थी सर, ब्रिटेन से आती थी, इजंट इट। दूसरी बात ये दोस्तों कि नेशनल पर कैपिटा इनकम, अपन ने पढ़ा होगा, आपको याद हो तो, क्या कहते हैं नेशनल पर कैपिटा इनकम में टोटल पॉपुलेशन, आप कुछ याद है कि क्या करते थे अपन, कोई बताएगा नेशनल पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते थे अपन, 10th क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ा था। एनीवन वुड लाइक टू से समथिंग, कुछ आ रहा है, टोटल इनकम ऑफ द पीपल अपॉन टोटल पॉपुलेशन, याद है कुछ, नहीं है इसलिए बोलता हूँ। जी सर पता है वो, हाँ बताइए क्या था टोटल, टोटल जो पॉपुलेशन और वो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए, नहीं राष्ट्र की आय और पॉपुलेशन को पता नहीं सर। प्लीज आप जाइए, इसलिए मैं बोलता हूँ प्लीज आप रीड कीजिए, 10th क्लास की एनसीईआरटी को रीड कीजिए सर। अगर आप रीड नहीं कर रहे हो मैम तो आपको समझ में नहीं आएगा, और आप जितना रिवीजन नहीं करोगे उतना भूल जाओगे। सो आई वुड लाइक टू अगेन, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज रीड, प्लीज रीड। आप क्लास लेने के बाद में आप रीड कीजिए सर। खैर कोई ना, आप देखिए आज पता चलेगा आपको। कमिंग टू द पॉइंट, पर कैपिटा जो इनकम थी कि मतलब एक व्यक्ति ऑन एन एवरेज कितना पैसे कमा रहा है, इसके ऊपर ब्रिटिशर्स ने कभी ध्यान ही नहीं दिया सर। क्यों, क्योंकि सर वो इंडियन लोगों और इंडियन पीपल के लिए कंसर्न थे ही नहीं, दे जस्ट वांटेड टू एक्सप्लॉइट, शोषण करना चाहते, दैट्स इट, इजंट इट। सो हमारे कुछ लीडर्स हुए जैसे कि दादा भाई नरोजी ना, विलियम डिगबाई करके,
और इस तरह से तीन चार और जो इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, आशीष देसाई का भी नाम आता है इनमें। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने कोशिश की, अटेम्प्ट की कि भाई साहब हम कोशिश तो करें कि हमारे जो पॉपुलेशन है, हमारी इंडियन पॉपुलेशन, उनकी पर कैपिटा इनकम कितनी है, उन्होंने एवरेज इनकम हर एक व्यक्ति की कितनी है। इन्होंने क्यों कंसर्न किया, क्योंकि दिस पीपल वर इंडियन, ये इंडियंस थे सर। अगर ये ब्रिटिशर्स होते तो ये सोचते नहीं सर, क्यों, क्योंकि उनको कोई मतलब ही नहीं था, इजंट इट। क्या अच्छी बात है भाई साहब, चलिए हम आगे और समझने की कोशिश करते हैं। अब तीन सेक्टर के बारे में बात करेंगे हम, बेसिकली तीन सेक्टर की, और आई वुड से कि एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बात करेंगे, फिर इसके बाद में अपन किसके बारे में बात करेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में बात करेंगे, और थर्ड ट्रेड के बारे में बात करेंगे कि ट्रेड क्या किस तरह से था उसमें 1947 के आसपास, इजंट इट। सो पहला एग्रीकल्चर सेक्टर, चलिए हम कृषि के बारे में बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कृषि की यदि हम बात करें तो इंडियन इकोनॉमी थी वो ब्रिटिशर्स के रूल में, सॉरी रूल में, उस समय एग्रियन सोसाइटी थी हमारी, ठीक है, फंडामेंटली। और मोर देन 80% और 85% लोग थे वो कहाँ पे थे सर, गांव में रहते थे। और गांव में तो क्या ऑक्यूपेशन होता है सर, खेती के ऑक्यूपेशन होता है, कृषि में काम करते हैं। सो मोर देन 85% लोग थे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनकी लाइवलीहुड सर किसके ऊपर डिपेंडेंट थी सर, एग्रीकल्चर के ऊपर। सो ओनली 15% लोग थे जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आई वुड से उनमें एम्प्लॉयड थे। अदरवाइज 85% कम नहीं होते सर किसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थे। सो व्हाट आई कैन टेल यू माय डियर फ्रेंड कि एग्रीकल्चर वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स फॉर गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू द इंडियन पीपल। लेकिन दोस्तों एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स था, इसका कैसे एक्सप्लॉयटेशन किया आगे अपन समझते हैं। दोस्तों इतना सारा एक बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अधिकतर लोगों का ऑक्यूपेशन होने के बावजूद भी एग्रीकल्चर में स्टैग्नेशन आया। मतलब सर वहीं पे थी, जहाँ पे थी वहीं पे रही वो, मतलब उसमें ग्रोथ नहीं आई सर। ठीक है, अब ग्रोथ क्यों नहीं आई सर, चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं। ग्रोथ नहीं आई, एक थोड़ा सा ये देख लेते हैं। जो फ्रेंच ट्रेवलर थे वो विजिट किए थे, उन्होंने ये बोला था कि भाई साहब जो इंडियन इकोनॉमी है ना सर, वो इजिप्ट की इकोनॉमी थी उससे भी खतरनाक थी। वहाँ यहाँ के लोग बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही अच्छी तरह से फ्लरिश हो रहे थे। उन्होंने बोला था कि भाई साहब उनके पास कॉटन, सिल्क, राइस, शुगर, ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन वगैरह सारी चीज़ हुआ करती थी, इजंट इट, वीट टेबल वगैरह। मतलब कुल मिला के इन्होंने बहुत अच्छा लिखा कि यस इंडियन इकोनॉमी इज गुड, गुड, नाइस, नाइस। ठीक है, ये 17th सेंचुरी की आसपास है। 17th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ, मतलब 1601 के आसपास में थी, स्टार्ट हो रही थी 17th सेंचुरी। और इसी समय क्या हो रहा था सर, ब्रिटिशर्स और अंग्रेजों का आई वुड से आगमन होने वाला था, ईस्ट इंडियन कंपनी आने वाली थी। सो 17th सेंचुरी के आसपास अगर बात करते हैं अपन तो सर हमारी इकोनॉमी बहुत ही शानदार और बहुत ही फ्लरिश टाइप की इकोनॉमी थी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ हमारे पास थी, हमारे पास पानी वानी देना थी, ये वो काफ़ी सारी चीज़ थी। हम ट्रेड वगैरह भी आसाम से कर रहे थे। ठीक है, इंडिपेंडेंट इकोनॉमी टाइप की थी। अपने राजा वाजा महाराजा, अपने मेडिवल हिस्ट्री वगैरह पढ़ी होगी और उसमें अच्छे से पढ़ना है। तो ये पर्सपेक्टिव यहाँ पे क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अब 17th सेंचुरी के बाद अपन आएगा क्या, अपने अंग्रेज भाई साहब आएंगे, अंग्रेज लोग आएंगे, और इसके बाद में अंग्रेजों ने किस तरह से हाल किया एग्रीकल्चर का, वो चीज़ को हम समझने की कोशिश करें, इजंट इट। चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो सर बहुत ही लो थी उस समय। रीजन इज दैट, वो रीजन क्या है, रीजन को समझने की कोशिश करें। पहली बात तो ये कि मैंने अभी आपको बताया कि मोर देन 85% लोग थे वो गांव में रहते थे, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थे, इजंट इट। सो प्रोडक्टिविटी उस समय लो थी, उसका रीजन क्या है सर, पहला रीजन था लैंड सेटलमेंट। आपने पढ़ा होगा 3 टाइप का लैंड सेटलमेंट। ठीक है, जमींदारी सेटलमेंट था, तैयतवारी और महलवारी सिस्टम, आप उसमें पढ़िएगा, मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है। ठीक है सर, मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है, प्लीज रीड नहीं किया होगा। खैर मैं आपको एक बताता हूँ जिसे बोलते हैं जमींदारी सिस्टम। ठीक है सर, तो क्या था कि सर ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने बड़े एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, क्योंकि उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं था सर इंडियन सोसाइटी का,
को ज़्यादा नॉलेज नहीं था, इसलिए वो क्या करते थे कुछ स्कॉलर वगैरह हुआ करते थे इंडियन सोसाइटी, ठीक है। अगर हिंदू सोसाइटी है तो कोई ब्राह्मण वगैरह है थोड़ा सा जानकार है तो उनको पकड़ के ना लिया करते थे कि भाई चलो हमारी काउंसिल में आप रहो और हमको गाइड करो। मुस्लिम वगैरह है, कोई मुस्लिम स्कॉलर वगैरह है तो अपनी इसमें जाते थे वो काउंसिल में और बोलते कि चलो भाई मुस्लिम से संबंधित, मुस्लिम सोसाइटी से संबंधित चीज़ें बताओ, उनकी जो है सोसाइटी किस तरह से गवर्न होती है, रूल्स रेगुलेशन क्या होते हैं, isn't it? तो उनको ज़्यादा आइडिया नहीं होता था, लेकिन उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने इस तरह का कि जमींदार सिस्टम उन्होंने अडॉप्ट किया। जस्ट अ सेकंड, हम इसका नाम रखते हैं। धीरज कुमार, आपने हैंड रेज किया, किसी का कुछ प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई प्रश्न है? धीरज कुमार, आप सुन पा रहे हो मुझे? नहीं है। मैंने सर पहले किया था मैं, अभी कोई नहीं, आप कंटिन्यू करिए सर। ओके ओके, कमिंग टू द पॉइंट। सो उन्होंने इस तरह के माइक बंद करो यार भाई, कौन हो तुम? अनवारे, अनवारे माइक बंद करो, माइक कितनी बार समझाएं यार आपको, गौतम समझ में नहीं आता है क्या? माइक बंद करके ना ज्वाइन हुई करो यार, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। माइक और आपको वीडियो ऑन करना हो तो करो, ना करना हो तो मत करो, मेरे को कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है, बट प्लीज ऑफ कीजिए माइक, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखिएगा। फिर कमिंग टू द पॉइंट, हम बात कर रहे थे जमींदारी सिस्टम के बारे में। तो इस तरह के जो सिस्टम वगैरह था वो अंग्रेजों ने क्या किया सर, इम्पोज किया, इंट्रोड्यूस किया हमारे इंडियन सोसाइटी में या फिर हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो इनसे क्या होता था सर, जमींदारी सिस्टम में क्या था कि सर उनको जो भी इंटरेस्ट वगैरह या फिर उन्होंने जो भी पैसे तय किया कि भाई साहब हमको इस मंथ के एंड में या फिर ईयर के एंड में हमको इतना रेवेन्यू चाहिए, मतलब चाहिए, दैट्स इट। आपकी फसल आई या नहीं आई, इट डजंट मैटर एट ऑल, हमको पैसे चाहिए मतलब चाहिए, और ये पैसे जो भी थे फिर उनकी जो गवर्न वगैरह होती थी उनको दे देते हैं, राइट। तो ये एक तरह का एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम था। क्यों? क्योंकि सर भाई साहब ये बताइए मुझे, नेचुरल चीज़ जैसे फ्लड वगैरह आ जाना, बारिश वगैरह कम हो जाना, ज़्यादा हो जाना, मतलब किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन उनको तो पैसे चाहिए थी, तो ये बड़ी दिक्कत थी। तो यहाँ पे क्या हो रहा था सर, यहाँ पे एकदम एकदम जो टीलर्स थे और आई वुड से जो कल्टीवेटर्स थे उनका खून चूस लिया जाता था, पर उनको इंटेंसिव या फिर इस तरह की कोई चीज़ें नहीं दी जाती जिससे कि वो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके। That is the first reason. That is why there was the decline or I would say low productivity in the agriculture sector. और दूसरी चीज आपको मैं बताया कि सर जो जमींदार थे उनका इंटरेस्ट क्या था, सिर्फ रेंट कलेक्ट करना, उनको कोई मतलब नहीं था कि जो कल्टीवेटर्स उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, isn't it? हमारे समझने की कोशिश करते हैं। पहला रीजन। दूसरा रीजन ये था कि दोस्तों लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, उस समय इतनी टेक्नोलॉजी आई नहीं थी, और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वगैरह इंडिया वहाँ चल रहा था ब्रिटेन में, लेकिन इंडिया में कोई आया नहीं आया था सर, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं आया था। सो एट दैट टाइम देयर वाज नो टेक्नोलॉजी इन इंडिया टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। दैट इज सेकंड रीजन, जिसके कारण जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो कम था और स्टेग्नेशन था, मतलब ना तो बढ़ा ना घटा। ऑल्दो आई वुड से कि जो एरिया अंडर द कल्टीवेशन इंक्रीज हुआ तो उससे थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ, बट इन एब्सोल्यूट नंबर में आई वुड से देयर वाज नो इंक्रीमेंट इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है भाई, पहले तुम्हारे पास इतना एरिया था तो प्रोडक्टिविटी कुछ भी हो रही थी 10 के आसपास, अब तुमने एरिया बढ़ाया तो डेफिनेटली 11 के आसपास हो जाएगा, 11 केजी के आसपास, 10 केजी के आसपास। तो सर अगर एब्सोल्यूट नंबर देखोगे तो सर इंक्रीमेंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सर पहले एरिया इतना था, अब एरिया इतना है, ज्यादा हो गया, isn't it? That is second reason. Third reason was lack of the irrigation facility. सर पानी वानी की तो आवश्यकता होती है ना सर, कपास वपास लगाओगे आप, अगर कपास में पानी नहीं है तो क्या करोगे आप? गेहूं वगैरह लगा हुआ है, सर गेहूं में अगर वो नहीं है, पानी वगैरह नहीं है तो कैसे काम चलेगा, isn't it? तो डेफिनेटली अगर गेहूं नहीं है तो गेहूं तुम अगर बोओगे तो भी वो ठीक से उसका हार्वेस्टिंग नहीं कर पाओगे। सो अल्टीमेटली क्या होगा, देयर विल बी रिडक्शन इन योर एग्रीकल्चर सेक्टर। तीसरा, नेग्लिजिबल यूज ऑफ द फर्टिलाइजर, खाद वाद नहीं होता था सर, उसमें पेस्टिसाइड वगैरह नहीं होता था,
किसी किसान में वही है तो फसल वगैरह उसमें कीड़े वीड़े लग गए हैं, राइट। तो पेस्टिसाइड्स वगैरह नहीं है, ठीक है, फर्टिलाइजर नहीं है, यूरिया वगैरह डीएपी वगैरह आज तो बहुत ही ज़्यादा अपन यूज़ करते हैं, बिल्कुल, लेकिन उस समय ये चीज़ नहीं थी। And fifth and the most, one of the, I would say, most important factor which led to the agriculture in the decline phase, क्या था वो? कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। सर कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? इसका मतलब ये सर, इसका मतलब ये कि सर हमने क्या किया, जो कृषि था ना सर, कृषि को हमने एक व्यवसाय बना दिया सर। कैसे सर? हम मतलब जो थे ब्रिटिशर्स, वो क्या चाहते थे कि सर हमारे पास क्रॉप तो चाहिए, लेकिन हमारे पास कौन सी होनी चाहिए? कैश क्रॉप। कैश क्रॉप क्या होती है सर? वो क्रॉप होती है जिसका वो सेकंड स्टेज में यूज करेंगे और उसे फिर फाइनल गुड्स बनाएंगे। तो एक तरह से इनपुट गुड्स की तरह ये काम कर रही है। एग्जाम्पल शुगर हो गया, ठीक है, या फिर रॉ मटेरियल टाइप की जो भी चीज हो गई है, इजंट इट, इंडिगो वगैरह, ठीक है, फाइनल वन आपको पता होने लगी वगैरह, इस तरह से। सो जो चीज एक तरह से इनपुट की तरह काम करती थी फॉर द फाइनल गुड्स, ठीक है, उस तरह की कैश क्रॉप थी। उनके लिए इंडियन को फोर्स किया जाता था कि भाई साहब अब यही क्रॉप उगाइए, और इसके बाद में जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनती थी उनको उठाकर कहाँ बेचते थे सर? वो इंडियन मार्केट, इजंट इट, इंडियन मार्केट में बेचते थे। फिर क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब यहाँ से पैसे वो कमाते थे और वापस जो पैसा कमाते थे वापस अपने देश को ले जाते थे, ठीक है सर। तो ये क्या हुआ सर? कमर्शियलाइजेशन तो हुआ ही। सो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, लेकिन सर हमने एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान नहीं दिया, हमने टेक्नोलॉजी पे ध्यान नहीं दिया, इरिगेशन फैसिलिटी पे ध्यान नहीं दिया। सर देयर वाज अ डिक्लाइन इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इजंट इट। फिर क्या हो कि चलो ठीक है, थोड़ा बहुत लोग थे, उन्होंने कि चलो ठीक है हम लोग थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतना कोई खास इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं, क्योंकि जो मेन पर्पस था वो ब्रिटेन को डेवलप करने का था, ना कि इंडिया को डेवलप करने की सोच रहे थे वो। अब बात करेंगे अपन इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करेंगे सेकेंड। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की यदि अपन बात करें दोस्तों, तो अपन ने एग्रीकल्चर सेक्टर की अपन बात की, इसके बाद में अब बात करते हैं अपन इंडस्ट्रियल सेक्टर की। तो इस समय इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या स्थिति थी दोस्तों? जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो हैंडीक्राफ्ट वगैरह है, हाथों से बनाने वाली चुटकी मुटकी चीजें होती है, ठीक है, वो हमारे पास एकदम बहुत ही शानदार अच्छी तरीके से हमारे पास थी और फ्लरिश हो रही थी। लेकिन ब्रिटिशर्स के दौर में ये एक डिक्लाइन फेज पे थी, इनका डिग्रेडेशन हो रहा था। उसका रीजन क्या है सर? उसका रीजन ये है कि सर जो हैंडीक्राफ्ट वगैरह जो चीज थी और जो छोटकी मुटकी चीज हाथों से बनाई जाती थी, ठीक है, बच्चों के खेलने के लिए कुछ खिलौना टाइप इस तरह की चीज बनाते, कलाकृतियां वगैरह बनाते थे। सो इसमें डिक्लाइन आया। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है माय डियर फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन में आईआर चल रहा था, इंटरनेशनल रिलेशन नहीं सर, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा था। तो वहां पर जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट वगैरह है उससे अच्छी चीजें बनकर इंडियन मार्केट में आ रही थी और सस्ती थी, चीप थी सर, एज ए कंपेयर टू इंडियन गुड्स। तो सर मुझे बताइए, आपको एक वस्तु 5 रुपए मिल रही और एक वस्तु 3 रुपए मिल रही, कौन सी वस्तु को खरीदेंगे आप? डेफिनेटली 3 रुपए मिलने वाली वस्तु। सो डेफिनेटली जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट वाली जो इंडस्ट्री वगैरह थी, डेफिनेटली वो क्या होगी? डिक्लाइन होगी, इजंट इट। और उनका मेन मोटो ये था कि भाई साहब हम इनको डिक्लाइन फेज पर ही ले जाएं, ठीक है, ना कि हम इनको बढ़ावा दें। अगर बढ़ावा दिया तो सर अपना जो मोटिव है ब्रिटेन को एक ग्रेट ब्रिटेन बनाना, तो सक्सेस नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो सिस्टमेटिकली इस तरह से उन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या माय डियर फ्रेंड? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब ये सर,
पहले क्या था कि भाई साहब हमारे जो इंडस्ट्री वगैरह थी छुटकी मुटकी, उन सबको खत्म कर दिया सर। अपन बोलते इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब क्या भाई, कंपनी आए, सेटअप करे, जॉब दे, सब कुछ करे। लेकिन इन केस ऑफ इंडिया एट दैट टाइम इट वाज रिवर्स, उल्टा हो रहा था सर। जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वगैरह हो रही थी उन्हीं को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट फॉर द चीप रेट। ठीक है, तो सर क्या हुआ, पहली बात तो ये कि वो ये चाहते थे, पहली बात ये वाला जो, एक सेकेंड, यहाँ पे सर दो दो रीजन था वो ऐसा क्यों करना चाहते थे। पहला रीजन तो ये था सर कि वो चाहते थे कि पहले तो हम जो इंडिया है इसको एक सिर्फ हम एक्सपोर्टर, और आई वुड से कि रॉ मटेरियल वगैरह है इन सब इंपोर्ट करें, यही इनकी भूमिका होनी चाहिए। इंडियन इकोनॉमी की सिर्फ यही इंपॉर्टेंस होना चाहिए कि हम इनसे रॉ मटेरियल लें और फाइनल प्रोडक्ट हम बनाएं, गुड्स एंड सर्विसेज, और बनाने के बाद में हम वापस इंडस्ट्री, सॉरी, हम बनाने के बाद में हम वापस इंडियन मार्केट में बेचें। इजंट इट, ये इनका उद्देश्य था। चलिए हम आगे समझने की कोशिश करते हैं और क्या इन्होंने किया। अब दोस्तों हैंडीक्राफ्ट वगैरह है, इसमें जो छोटे मोटे उद्योग वगैरह थे, अब उसमें काम करने वाले लोग थे, अब ये तो डिक्लाइन फेस पे चले गए। लोगों के पास रोजगार होगा नहीं सर, नहीं होगा। सो वो क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। सो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार की समस्या वहाँ पर होगी। इजंट इट। अब ये भी हो गई, साथ ही साथ क्या होगी सर, मुझे डिमांड, मतलब बट आल्सो न्यू डिमांड इन द इंडियन मार्केट। क्यों क्योंकि भाई साहब, अरे भाई साहब क्योंकि चीप गुड जो आ रही है उनको लोग खरीदेंगे एज ए कंपेयर टू इंडियन गुड्स। इंडियन गुड्स महंगी क्यों होगी सर, रीजन क्योंकि सर वो हाथों से बनाते थे, मेहनत करके बनाते थे। यहाँ के गुड्स मशीन से बना रहे हैं, यहाँ एक दिन में लेट से 1000 गुड्स बना रहे हैं, यहाँ पे एक दिन में पता चले 10-20 ही बन पा रहे हैं। सो मेहनत के हिसाब से पैसे इसके ज़्यादा थे तो रिफाइन क्वालिटी पर अच्छी बनती थी। बट यहाँ पर मशीन से बनते थे, यहाँ पे टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ करते थे तो मजबूत होती थी, बट ये चीप भी होती थी, थोड़ी क्वालिटी वगैरह अच्छी, शाइनिंग वाइनिंग करते थे, मशीन का यूज़ करते थे। तो डेफिनेटली पीपल आर गोइंग टू बाई दिस वन, नॉट दिस वन। इजंट इट। तो यहाँ पे एक तरह से कंज्यूमर इंडियन मार्केट में डिमांड भी बढ़ गई थी चीप गुड्स की। चलिए भाई साहब को समझते आगे। अब दोस्तों हुआ क्या कि अगर अपन बात करें 1850 के आसपास, ठीक है, 1850 के आसपास, तो हमारे देश में छुटकी मुटकी कंपनी वो थी, मिल्स वगैरह थी, टेक्सटाइल संबंधित, कॉटन टेक्सटाइल वगैरह संबंधित, ठीक है, जो कि इंडियंस वगैरह था वो उनके ऊपर डोमिनेट करते थे। ठीक है ना। और कहाँ पर वो थी, आज भी आपको पता है, महाराष्ट्र, मुंबई, द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया होने का एक रीज़न ये भी कि सर हिस्टोरिकल रीज़न है, क्योंकि वहाँ से सर शुरू से ही इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी, कॉटन इंडस्ट्री वगैरह इस तरह की। गुजरात, अडानी अम्बानी, अंबानी टाइप के बड़े बड़े लोग, ठीक है, तो ये पहले से ही फ्लरिश और अच्छे वाले स्टेट हुआ करते थे। इसके बाद में अपन जूट मिल्स की बात कर रहे हैं, उसकी भी शुरुआत हुई बंगाल के आसपास, लेकिन इसमें फॉरेनर्स जो थे, गोरे लोग थे से, उनका डोमिनेंट ज़्यादा था। सो ज़्यादा फ्लरिश होने का चांसेस तो यही होगा। क्यों? क्योंकि इनको टेक्निकल सपोर्ट और सारी चीज़ मिलेगी। व्हाट अबाउट दी कॉटन और ये इंडस्ट्री वाली, ये नहीं होगी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि सर इंडियन लोग इसको ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे थे, एंड इंडियन पीपल आर नॉट गेटिंग दी टेक्नोलॉजी, इजंट इट। आगे समझने की कोशिश करते हैं और क्या होगा इंडस्ट्रियल सेक्टर में। और ये होगा कि दोस्तों हम बात करते हैं कि 20वीं सेंचुरी 1901 के आसपास हम बात करते हैं, तो एक थोड़ी सी अच्छी वाली कंपनी की शुरुआत हुई, जिसे बोलते हैं आयरन एंड टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को। 1907 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक है। और फिर इसके अलावा भी कुछ छोटी मोटी कंपनी है वो शुरुआत होने लगी, शुगर की, सीमेंट की और पेपर की, एक्सेट्रा, ठीक है।
ये तो यहाँ पे हुई थी 1907 के आसपास ही, और ये छुटकी मुटकी कंपनी शुगर और सीमेंट और पेपर वगैरह है। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ इसके बाद में शुरुआत हुई 1930 के आसपास में, 1939 और 45 के बीच में जो वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इजंट इट। इसके बाद ये छुटकी मुटकी कंपनी स्टेब्लिश होने लगी। लेकिन दोस्तों इस कहानी में एक बात आपको समझ में आना चाहिए, क्या कि ये सब छुटकी मुटकी कंपनी थी। जो कैपिटल इंडस्ट्री, जिसे कैपिटल इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है सर? कैपिटल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसके द्वारा आप मशीन के टूल्स वगैरह बना सकते हो, isn't it? क्या होती है कैपिटल? जो इंडस्ट्री वगैरह होती है उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? मशीन के टूल वगैरह बना सकते हो, जिसके थ्रू आप डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल और गुड्स एंड सर्विसेज बना सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल समझिए, जैसे अपन जेसीबी की बात करते हैं या फिर ट्रैक्टर की बात करें, ठीक है? तो ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी बड़ी बड़ी इस कंपनी आपके पास नहीं होगी, जेसीबी बनाने वाली कंपनी आपके पास नहीं थी उस समय। क्योंकि अगर ट्रैक्टर और ये सारी चीज बन गई तो क्या होगा सर? ट्रैक्टर का यूज आप आराम से यूज कर सकते हो, किसमें? एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हो। मैन पावर वहाँ पे कम कर सकते हो, वहाँ पे ट्रैक्टर यूज करोगे तो सर आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा या नहीं होगा? बट starting off in the beginning of 20th century, there was no such capital goods industry. तो ये नेगेटिव पॉइंट है कि शुरुआत हो रही थी बट इतनी अच्छी अपने पास कंपनी या गुड्स इंडस्ट्री वगैरह नहीं थी। अच्छी बात है, वो समझ की बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब हुआ क्या कि जो अपनी इंडस्ट्री वगैरह है इनका अच्छा ग्रोथ हुआ नहीं। कंपनी थी छुटकी मुटकी सीमेंट और शुगर टाइप की छुटकी मुटकी कंपनी थी, इनका कोई ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता नहीं था। जो कैपिटल गुड्स का इंडस्ट्री वगैरह होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, वो तो उस समय हमारे देश में थे ही नहीं। अगर वो नहीं थी तो आपको पता है गुड्स एंड सर्विसेज वगैरह है, ठीक है, उसका ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होगा। एंड देर इज ए decrement in the final goods and services. What does it mean? It means that there will be decrement of the GDP. What is GDP? GDP is nothing but final goods and services produced in a territory, particularly 1 year, one एक साल के अंदर में एक टेरिटरी के अंदर जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अपन ने क्लास की जो इंसाइट थी उसमें इंक्लूड किया था किस तरह से वैल्यू निकालते था। सो जो न्यू इंडस्ट्री वगैरह थी, ठीक है, या ग्रोथ रेट ऑफ न्यू इंडस्ट्री सेक्टर इन कंट्रीब्यूशन था उनका, वो जीडीपी में बहुत कम था, बहुत ही स्मॉल था, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको समझने की आवश्यकता है ताकि आप मेंस के आंसर राइटिंग करो जब आएगा तो अच्छे से आप समझ पाओ। तो अभी तक अपन दो सेक्टर समझे, एक एग्रीकल्चर, दूसरा इंडस्ट्री। ठीक है, अब तीसरा पढ़ें फॉरेन ट्रेड, विदेशी ट्रेड। चलिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि विदेशी ट्रेड के बारे में क्या है। सो दोस्तों, अपन ने अभी डिस्कस किया कि भाई साहब अपनी इंडियन इकोनॉमी थी वो पहले से इंडिपेंडेंट थी पहले, isn't it? और हमारी जो इंडिया है, हमारा भारत है, वो शुरू से ही सर एंशियंट टाइम से अगर देखते हैं तो ट्रेड हमारे भारत के साथ हुआ करता था। ठीक है, तो जो इधर वाला जो कोस्टल रीजन होता है ना सर, यहाँ से ट्रेड वगैरह हुआ करता था। ये आप देखो सेंट्रल एशिया वाला देखो, ये वाला एरिया देखोगे, आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। 11th क्लास की थीम फर्स्ट करके एक एनसीईआरटी है, उसमें पूरा दे रखा है अच्छे से कि किस तरह से ट्रेड होता है और क्या क्या उसके सबूत वगैरह मिला, राइट? तो आप पढ़िए, उनको पता चल जाएगा। एंशियंट टाइम में भी सर यहाँ पे ट्रेड हुआ करता था। ऐसा नहीं कि 1947 के बाद ही हमने फॉरेन पॉलिसी और ट्रेड पॉलिसी वगैरह बनाई और आज से ट्रेड शुरू होने लगा। नो सर, नो, इट इज नॉट एट ऑल। लेकिन दोस्तों समझने की बात आवश्यकता ये है कि उस समय एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी, साथ ही साथ हम ट्रेड वगैरह भी करते थे। इसका मतलब क्या है? माइक इसका ऑन है प्लीज, माइक ऑफ कर दीजिए। कन्हैया कलियन सिंह सर, प्लीज कैन यू स्विच ऑफ योर माइक?
थैंक यू सर, प्लीज। ओके, लेकिन दोस्तों फिर आपको पता है फॉरेनर्स वगैरह अटैक वगैरह होते हैं, तो अपन आ जाते हैं कहाँ पे, अराउंड 1600 के आसपास। तो उस समय क्या हुआ दोस्तों, ब्रिटिशर्स ने अगेन बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया इंडियन इकोनॉमी का, और इंडिया को सिर्फ एक एक्सपोर्टर की तरह बना के रखा। इसके लिए प्राइमरी प्रोडक्ट जैसे कि कॉटन वगैरह हुआ, वूल वगैरह हुआ, शुगर वगैरह, इंडिको वगैरह, इंस्टीट्यूट वगैरह। आपको पता होगा मॉडर्न हिस्ट्री में एक इंडिको से संबंधित एक सत्याग्रह भी हुआ, गांधी जी ने लेड किया था। क्या नाम था उसका, बिहार में हुआ था, चंपारण सत्याग्रह, तिनकटिया नामक सिस्टम। सो ये फिर मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू माय डियर फ्रेंड, कि in the colonial era India just became an exporter of the primary product। एक्सपोर्ट करती थी सर, और वो भी प्राइमरी जो गुड्स ये थे अपने रॉ मटेरियल वगैरह सारी चीज, इजंट इट। और इंडिया को एक तरह से फिनिश्ड गुड का मार्केट बना के रखा था सर, ठीक है, जैसे क्लॉथ वगैरह बन के आ गए, जो कि कहाँ बनता था सर, ब्रिटेन में बनता था। तो बताओ मुझे भाई साहब, जो रॉ मटेरियल वगैरह सारी चीजें जिससे फाइनल गुड्स बन रही है, वो कहाँ से, इंडिया से ले जा रहे हो, और यहाँ पे चीजें बन रही है, शर्ट वगैरह फाइनल गुड्स, और वापस क्यों जाएंगे। तो बताओ ट्रेड सरप्लस होगा या डिफिसिट होगा, इकोनॉमी का टॉपिक सर। आपके पास ट्रेड डिफिसिट ही होगा, क्योंकि आप एक्सपोर्ट ज्यादा करोगे, इंपोर्ट बहुत कम करोगे, इजंट इट। दूसरी बात ये कि दोस्तों स्विस कैनाल के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्विस कैनाल कहाँ पे है, मैं आपको दिखा देता हूँ मैप में। स्विस कैनाल, ये देखिए सर, यूनाइटेड किंगडम है, और ये अपना प्यारा भारत है यहाँ पर। दोस्तों 1869 के आसपास ये स्विस कैनाल है, इसको बनाया गया था, ये आर्टिफिशियली है, इसको बनाया गया था, पहले नहीं था सर ये, ठीक है सर। अब क्या हुआ, जब जो इंग्लैंड वाले लोग थे, ब्रिटिशर्स थे, उनको इंडिया आना होता था, तो वो ऐसा घूम फिर के इधर आते थे, साउथ अफ्रीका की इधर कोस्ट से होते हुए फिर इधर आते थे, ठीक है। लेकिन जब स्विस कैनाल थी, उसको ओपन किया गया, बनाया गया, तो सर अब देखो वो यहाँ से यहाँ से यहाँ से सीधा और यहाँ पर, सो जो डिस्टेंस थी सर वो बहुत ही एक तरह से कम हो गई। दूसरी बात है टाइम कंज्यूम था, वो भी कम हो गया। सो ट्रेड की जो एक्टिविटी थी सर, वो और इंक्रीज हो गई, होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी सर। तो ये आप देखिए रेड सी वगैरह यहाँ पे, मेडिटेरियन सी वगैरह यहाँ से होते हुए सारे सारे। सो इंडिया का और भी ज़्यादा एक्सप्लोटेशन होने लगा। क्यों होने लगा, क्योंकि भाई चीज़ें फटाफट यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाती थी आराम से, और यहाँ से बनती थी, और यहाँ से बनने के बाद फाइनल गुड्स वगैरह एकदम शानदार तरीके से भेज देते हैं। सो क्या हुआ दोस्तों की, हुआ ये कि स्विस कैनाल की अपन बात कर लेते हैं। सच थे उनका इंडिया के ऊपर और भी ज्यादा कंट्रोल हो गया, ठीक है, क्योंकि पहले ही अपनी इंडिया की वो तो कॉलोनी थी। इंडिया दूसरे देश के साथ थोड़ा बहुत ट्रेड करती थी, बट अंडर द सर्विलेंस ऑफ द ब्रिटिशर्स। सो इनको ज्यादा कोई बेनिफिट होता नहीं था, जो इंडियन वगैरह थे, इंडियन लोग थे, जो छोटे मोटे इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह थे, उनको ज़्यादा कुछ वो नहीं होता था बेनिफिट, और वो भी कंट्रोल किसका होता था, ब्रिटिशर्स का सब। सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सर, जो इंडिया का वेल्थ था उन सबको खींच के ले गए ब्रिटेन। ब्रिटेन ऑफ वेल्थ, दादा भाई नरोजी, ठीक है, उन्होंने केरी भी दी। सो आई कैन टेल यू माय डियर फ्रेंड की Britishers tried to exploit Indian economy in a different manner सर। वो जो भी सोच सकते थे उस तरह से उन्होंने एक्सप्लोइट करने की कोशिश की, एंड दे वांटेड टू टेक अवे द वेल्थ ऑफ द इंडिया, ठीक है। शशि थरूर जी अपने
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने बहुत शानदार स्पीच दी है, आप उसको सुनिएगा। अपना रेडियो स्टेशन रोड करके, और एक पार्लियामेंट में उन्होंने स्पीच दी है, उन्हीं के पार्लियामेंट में, यूके के पार्लियामेंट में जाकर प्लीज़ आप सुनिएगा। उन्होंने इतने अच्छे तरीके से बताया और समझाने की कोशिश की कि भाई तुम लोगों ने कितनी भयंकर तरीके से, खतरनाक तरीके से एक्सप्लॉइटेशन। नाउ कमिंग टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज डेमोग्राफिक कंडीशन। उस समय हमारी कंडीशन क्या थी सर? हम भारत के लोग कहते हैं आज, तो उस समय हम देन पीपल ऑफ इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग थे, क्या कंडीशन थी? चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं। सर आपको पता होना चाहिए 1881 के पहले कोई सेंसस वगैरह नहीं होते थे कि कितने लोग जिंदा हैं, कितने लोग मर गए हैं, व्हाट आर देयर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो क्या करते हैं, फैमिली में कितने लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं होता था, ठीक है। लेकिन 1881 के आसपास इस चीज़ की शुरुआत की गई। फिर तब से हर 10 साल में सेंसस वगैरह होती है, ठीक है। अब होता 2011 में एक अलग सेंसस हुआ जिसके बोलते हैं सोशल एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस का एक ना सेंसस हो रही है। इसमें बड़ा डिबेट चलता है कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, कुछ बोलते होना चाहिए, खैर पॉलिटी का टॉपिक है, विल डिस्कस। सो फिर हुआ क्या दोस्तों कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो रहा था 1921 के आसपास, फर्स्ट काइंड ऑफ ट्रांजिशन बोलते हैं। फिर इसके बाद में सेकंड टाइप ऑफ ट्रांजिशन जो हुआ था वो 1921 के आसपास हुआ। लेकिन उस समय इतना ज़्यादा पॉपुलेशन जो थी उसमें ग्रोथ रेट वगैरह थी, ठीक है, उसमें ज़्यादा ना ही कोई ग्रोथ हुआ था और ना ही ज़्यादा स्टेज ऑफ वेरी हाई, इतना ग्रोथ भी नहीं होता और वो भी नहीं होता, तो मतलब इतना ज़्यादा हुआ चेंजेस नहीं होता ट्रांजिशन में। लेकिन दोस्तों एजुकेशन वगैरह की अपन बात करते हैं, उसमें लिटरेसी रेट वगैरह की, तो उस समय से 16% लोग थे सिर्फ, 100 में से 16 लोग पढ़े लिखे थे। और महिला की कंडीशन तो और भी वर्स्ट थी, 7%। Can you imagine that kind of situation was prevailing at the time? अब बताओ ये इतने प्रतिशत लोग पढ़े हैं, क्या तो वो सोचेंगे कि इंडियन इकोनॉमी के बारे में क्या सोचे, हमारे देश के बारे में क्या सोचे, हमारे हेल्थ के बारे में क्या सोचे। तो हुआ क्या दोस्तों, एजुकेशन लेवल बहुत कम है, ठीक है, तो लोगों को जागरूकता ही नहीं होगी कि सर हेल्थ नाम की कोई चीज़ होती है। अगर हेल्थ आपका ठीक नहीं है तो डेफिनेटली बीमारी वगैरह तो होना आपको नो डाउट, दो मत की बात है ही नहीं। तो उस समय सर इन्फेंट मोर्टेलिटी, बच्चों की मृत्यु दर थी, वो भी बहुत अलार्म वाली सिचुएशन थी, ठीक है, मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा थी। और आंकड़ा देखिए सर, 218 लोग, 218 पर 1000, मतलब बच्चे कितने लोग मरते थे। और अभी वर्तमान में अपन देखते हैं तो सिर्फ 33। सो 218 उस समय 1947 और 33 2021। कैन यू सी द डेटा? क्यों? क्योंकि सर आज हम एक स्वतंत्र भारत देश में रहते हैं, एंड वी द पीपल ऑफ इंडिया, देन वी डिसाइड व्हाट गवर्नमेंट विल डू। बट हियर British government was in power and they were deciding where the money should be spent and where not, and they neglected basically the basic needs of the people like health, education वगैरह वगैरह। इसलिए ये कंडीशन उस समय थी। आपकी हेल्थ वगैरह ठीक नहीं है तो आप कितने दिन जियोगे सर? ज़्यादा दिन नहीं जियोगे, कभी भी मर जाओगे। 40 साल लाइफ जो एक्सपेक्टेंसी थी उस हम लोग जो जीतते थे, कितनी 44 ईयर्स, और आज की देखते तो 69 है, क्योंकि हमारे पास एम्स वगैरह, अच्छे इंस्टीट्यूट वगैरह है, हमारे मेडिकल हॉस्पिटल्स वगैरह है। सो दैट वाज द कंडीशन एट द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस। मतलब छोड़िए, आज तो अपने पास घर है रहने को, सारी चीज़ें, लेकिन उस समय तो देखिए इस तरह की झुग्गी झोपड़ी में वो लोग रहा करते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स वाज नॉट कंसर्न अबाउट इंडियन पीपल सर, उनको कोई मतलब नहीं था। लेकिन आज तो हमारे पास ठीक ठाक सारी चीज़ें, और गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स वगैरह भी निकालती रहती है, प्रधानमंत्री आवास योजना इस तरह की, ताकि
जो गरीब लोग हैं उनको आवाज़ दे सकें। ऑक्यूपेशन की बात करें सर, उस समय लोग किस तरह का काम कर रहे थे, ठीक है। अपने शुरुआत में डिस्कस किया कि सर एग्रीकल्चर में अधिकतर लोग थे, ठीक है। 72-75% लोग एग्रीकल्चर में ही काम वगैरह करते थे, उनको वर्क फोर्स वगैरह थी, उनसे उनकी जीविका वगैरह चलती थी। और अपन बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग वगैरह उसकी बात करते हैं, और सर्विस सेक्टर की बात करें तो 10% एंड 20 अराउंड 15 और 20% जिसका, ये इतने कोई अच्छी वाली बात नहीं थी कि सिर्फ 10% लोग मैन्युफैक्चरिंग वगैरह इंडस्ट्री वगैरह उस चीज़ों में काम करते हैं, तो 15 से 20% लोगों को सर्विस सेक्टर में काम करते हैं। मोर देन 70 और 75% लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, और वो ऐसी एग्रीकल्चर सिचुएशन में काम कर रहे थे जिसका बहुत ज़्यादा एक्सप्लोइटेशन पहले से ही ब्रिटिशर्स ने कर दिया था, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइम के सिस्टम वगैरह थे, मैंने डिस्कस किया था उसके थ्रू। नाउ विल टॉक अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो रोड हो गया, एयरपोर्ट वगैरह, पोर्ट वगैरह, रेलवे वगैरह, ठीक है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एक होता है सोसाइटी में। हेलो। यस यस हेलो। प्लीज। यस यस हाँ यस। सर आज प्लीज आप क्लास ड्रॉप कर जाइए, ये ना अभी अर्जेंट है थोड़ा सा, प्लीज। एक सेकंड, बोल कौन रहा है, मेरे को आवाज नहीं आ रही पहले तो। अच्छा, प्रियंका बोल रही हो? हाँ जी हाँ हाँ। ठीक है, फाइन, मैं क्लास में करता हूँ प्रियंका। वो ना थोड़ा सा वो आशीष सर का था ना, जो एसडीएम है, हाँ हाँ उन्हें भी थोड़ा सा हाँ, कुछ बताना था। प्लीज आप आज क्लास ड्रॉप कर जाइए सर जी। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। So guys, we'll start class today from here. Okay? फॉर इनकन्वीनियंस ऑल स्टूडेंट्स। Guys, sorry, really, I'm really sorry. Actually, I didn't know. So we'll start tomorrow. स्टूडेंट्स प्लीज आप लीव कर जाइए। हम सोच रहे हैं हम भी बैठेंगे भी उनकी क्लास में। अच्छा, वो सब बोरा सर आ गए हैं इसमें, रुको रुको।
हेलो। हेलो, आवाज मेरी आ रही है क्या? हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग मैम। आवाज मेरी आ रही है? सर अभी ना वोरा सर आए थे पर उन्हें लगता है इंटरनेट प्रॉब्लम है। मैंने कैंडिडेट को तो लाइन पे ले लिया है। ओके ओके ओके, सर ठीक उनके है। आते ही फिर स्टार्ट करते हैं ना। इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से ना वो अभी आए थे फिर से चले गए हैं। ओके ठीक है। गुड सीवी इवनिंग की आप सर। प्लीज थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अभी यहाँ पे दो सर थे, अभी वो पता है नेटवर्क की वजह से थोड़ा सा वो चले गए हैं। प्लीज अभी आप 2 मिनट वेट कर लो। ठीक है, ओके। हेलो हेलो। हाँ, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, कैसे हैं? बस फाइन सर, वेरी नाइस। अच्छा, आई थिंक वी कैन स्टार्ट क्योंकि या ऑलरेडी डेफिनेटली सर। लेट हो गया और हाँ हाँ, वी यस टेक यस। अबाउट 5 to 7 minutes पर कैंडिडेट।